खास तौर पे उनका जो हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा यानी HPFS और दूसरी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी तैयारी में काफी मदद करेगा। जी हाँ, आज हम हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 HPFR 2009 के अध्याय 10 पर गहराई से बात करेंगे। अध्याय 10, जिसका नाम है विविध विषय या मिसलेनियस सब्जेक्ट्स। सुनने में भले ही विविध लगे, पर इसमें सरकारी कामकाज और परीक्षाओं के लिहाज से कई बेहद जरूरी नियम है। नियम 170 से लेकर 194 तक। बिल्कुल, ये नियम अलग अलग विषयों को कवर करते हैं, जैसे स्थापना, राजस्व वापसी, दावों की देय तिथियां, सिक्योरिटी डिपॉजिट और भी बहुत कुछ। हर नियम अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आज हमारी चर्चा इन्हीं नियमों 170 से 194 पर रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि इन्हें क्रमवार और सरल तरीके से समझें। और हम ये भी बताते चलेंगे कि परीक्षा के नजरिए से कौन से बिंदु ज्यादा जरूरी हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं नियम 170 से। यह है स्थापना में वृद्धि, मतलब नए पद बनाने या मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के प्रस्तावों के बारे में। ये प्रस्ताव सक्षम अधिकारी तक कैसे पहुंचते हैं? देखिए, नियम 170 का उपनियम 1 साफ कहता है कि ये प्रस्ताव रूल्स ऑफ बिजनेस और वित्त विभाग के निर्देशों के मुताबिक ही भेजे जाएंगे। एक तय प्रक्रिया है। और इनमें क्या जानकारी देना जरूरी होता है? मतलब प्रस्ताव में क्या क्या होना चाहिए? उपनियम 2 बताता है। इसमें आपको बताना होगा कि अभी कितना खर्चा आ रहा है, बदलाव के बाद कितना आएगा, जिसमें वेतन, भत्ते सब शामिल हों। अच्छा। फिर पेंशन और ग्रेचुइटी पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी, इस बढ़े हुए खर्च के लिए पैसा कहां से आएगा। पूरी वित्तीय तस्वीर देनी होती है मतलब। और अस्थायी पदों के बारे में? उसके लिए उपनियम 3 है। किसी अस्थायी पद को जारी रखना है या स्थायी करना है तो वित्त विभाग से परामर्श जरूरी है। और उपनियम 4 के अनुसार मौजूदा पदों का वेतन या भत्ता बढ़ाने के लिए भी वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति चाहिए ही चाहिए। क्या किसी को मंजूर वेतन से कम या ज्यादा दिया जा सकता है? सामान्य तौर पर तो नहीं। उपनियम 5 ये साफ करता है, लेकिन एक स्थिति है, अगर ऊंचे ग्रेड में पद खाली है तो उसकी जगह नीचे ग्रेड में नियुक्ति हो सकती है, पर शर्त यह है कि कुल संख्या ना बढ़े। अच्छा, मतलब संख्या उतनी रहनी चाहिए। जी। और परीक्षा के लिए ये प्रस्ताव प्रक्रिया और इसके वित्तीय पहलू, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए अब नियम 171 पर आते हैं। कार्यभार का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जब एक राजपत्रित अधिकारी चार्ज देता लेता है तो क्या प्रक्रिया है? इसके लिए उपनियम 1 में एक निर्धारित फॉर्म है, उस पर रिपोर्ट बनती है। दोनों अधिकारी चार्ज देने वाले और लेने वाले दस्तखत करते हैं और इसे तुरंत HOD को भेजा जाता है। क्या हमेशा ऐसा ही होता है या कुछ अपवाद भी हैं? कुछ अपवाद हैं, जैसे कोई नए पद पर आया हो या पद खत्म हो रहा हो, या फिर बहुत कम समय के लिए कोई अधिकारी जा रहा हो और औपचारिक नियुक्ति न हुई हो, तब प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। और अगर चार्ज के साथ नकदी या स्टोर भी हो? वो तो काफी संवेदनशील मामला है। देखिए, ये बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के लिए। उपनियम 2 में खास निर्देश है। कैश बुक बंद करनी होगी, बैलेंस लिखना होगा, दोनों के दस्तखत होंगे। बिना इस्तेमाल की चेकबुक, रसीद बुक का भी रिकॉर्ड रखना होगा। और चार्ज लेने वाले की क्या जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ चेक करे, खाते, स्टोर, कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत बताए। और मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए, अधिकारी अचानक चला जाए? ऐसी स्थिति में जो अगला सबसे सीनियर अधिकारी होगा वो चार्ज लेगा, और अगर वो राजपत्रित नहीं है तो वो फौरन अपने सीनियर को बताएगा। खासकर कैश के बारे में निर्देश लेगा। व्यवस्था रुकनी नहीं चाहिए। काफी विस्तृत प्रक्रिया है। ठीक है। अगला नियम है 172, जन्म तिथि के बारे में। सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय ये कैसे दर्ज होती है? नियम 172 कहता है कि नियुक्ति के समय ईसाई कैलेंडर के अनुसार जन्म तिथि बतानी होगी और साथ में सबूत भी देना होगा। सबूत में क्या? अगर योग्यता मैट्रिक या उससे ज्यादा है तो मैट्रिक सर्टिफिकेट, नहीं तो नगर पालिका या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र या फिर स्कूल का सर्टिफिकेट जहां आखिरी बार पढ़ाई की हो। ठीक है। अब आते हैं नियम 173 पर, सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक। इसका रखरखाव कैसे होता है? वैसे तो इसके विस्तृत नियम सप्लीमेंट्री रूल्स 196/203 में है, पर नियम 173 की एक खास बात है।
उपनियम 1 कहता है कि हर साल कार्यालय प्रमुख को सेवा पुस्तिका का सत्यापन करना होगा। सत्यापन मतलब वेरीफाई करना? जी हाँ, वेरीफाई करके ये लिखना होगा कि सेवाओं का रिकॉर्ड सही पाया गया है। और उपनियम 2 सरकार को अधिकार देता है कि वो इसके रख रखाव के लिए समय समय पर निर्देश दे सकती है। ठीक है, अब उस सेक्शन पर आते हैं जो कर्मचारियों से सीधे जुड़ा है, दावे और उनकी समय सीमाएं। नियम 174 यात्रा भत्ता यानी टीए दावे की दे दी थी, ये कब ड्यू होता है? नियम 174 का उपनियम 1 कहता है कि टीए दावा यात्रा पूरी होने के अगले दिन ड्यू हो जाता है। और जमा करने की समय सीमा? यहाँ ध्यान देना है, कर्मचारी को दावा ड्यू होने के 1 साल के अंदर जमा करना होता है। अगर 1 साल निकल गया तो दावा फॉरफिट हो जाएगा, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। 1 साल? ये तो काफी समय है। डीडीओ के लिए भी कोई समय सीमा है? हाँ है। उपनियम 3 में जब कर्मचारी दावा जमा कर दे तो डीडीओ को उसे 6 महीने के अंदर ट्रेजरी में भुगतान के लिए भेजना होता है। अच्छा, तो 2 सीमाएं हो गई, कर्मचारी के लिए 1 साल, डीडीओ के लिए 6 महीने। जी हाँ, ये दोनों ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नियम 175 चिकित्सा प्रतिपूर्ति यानी मेडिकल रीइंबर्समेंट, दावे की देती थी, यहाँ क्या समय सीमा है? यहाँ समय सीमा बहुत कम है। उपनियम 1 के अनुसार इलाज पूरा होने के अगले दिन दावा ड्यू होता है और इसे जमा करने के लिए सिर्फ 90 दिन मिलते हैं। 90 दिन? टीए के 1 साल के मुकाबले तो ये बहुत कम है। बिल्कुल, और अगर 90 दिन में जमा नहीं किया तो ये भी जब्त हो सकता है। और उसमें डीडीओ के लिए? डीडीओ के लिए भी समय कम है। उपनियम 2 कहता है कि कर्मचारी के जमा करने के 3 महीने के अंदर डीडीओ को इसे ट्रेजरी भेजना है। तो मेडिकल बिल के लिए कर्मचारी 90 दिन, डीडीओ 3 महीने, ये अंतर याद रखना होगा। जी, परीक्षा में ये कंफ्यूज कर सकता है। सही बात है। अगला है नियम 176 अवकाश यात्रा रियायत यानी एलटीसी क्लेम। जी, इसकी समय सीमा क्या है? एलटीसी दावा भी वापसी यात्रा पूरी होने के अगले दिन ड्यू होता है, लेकिन जमा करने की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि एडवांस लिया था या नहीं। अच्छा, कैसे? अगर एडवांस लिया था तो दावा ड्यू होने के 1 महीने के अंदर जमा करना है। अगर एडवांस नहीं लिया था तो 3 महीने का समय है। मतलब एडवांस लिया तो जल्दी हिसाब देना है, और अगर समय पे जमा नहीं हुआ तो? अगर एडवांस लिया था और 1 महीने में बिल जमा नहीं किया तो पहले तो एडवांस की रकम वसूल ली जाएगी। लेकिन कर्मचारी फिर भी 3 महीने वाली सीमा के अंदर दावा जमा कर सकता है। पर अगर किसी भी सूरत में 3 महीने में दावा जमा नहीं हुआ तो फिर वो जब्त। तो यहाँ 1 महीना और 3 महीने की 2 सीमाएं हैं। ये भी ध्यान रखना होगा। अब नियम 177 बकाया दावे यानी अरियर क्लेम्स के बारे में। ये नियम डीडीओ के लिए है। डीडीओ को सामान्य जांच के बाद कोई भी बकाया दावा देय होने के 1 साल के अंदर ट्रेजरी में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये सब दावे टीए, मेडिकल, एलटीसी या बकाया समय पर जमा नहीं होते, या डीडीओ उन्हें समय पर ट्रेजरी नहीं भेज पाता, तब क्या होता है? नियम 178 इसी बारे में है, टाइम बार्ड क्लेम से निपटने की प्रक्रिया। ये तो काफी महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। नियम 178 थोड़ा जटिल है, इसमें कई स्थितियां हैं, इसे ध्यान से समझना होगा। बताइए। देखिए, उपनियम अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग अधिकारी तय करता है जो जांच करेंगे। जैसे अगर कर्मचारी ने टीए दावा 1 साल बाद जमा किया तो एचओडी जांच करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि देरी का कारण ठीक था और दावा सही है तो वो पेमेंट का आदेश दे सकते हैं। और अगर डीडीओ ने देरी की? हाँ, अगर डीडीओ ने टीए दावा 6 महीने में ट्रेजरी नहीं भेजा तो मामला प्रशासनिक विभाग के पास जाएगा, वो जांच करेंगे। मेडिकल बिल के मामले में? अगर मेडिकल बिल 90 दिन बाद जमा हुआ तो एचओडी जांच करेंगे। लेकिन अगर डीडीओ ने मेडिकल बिल 3 महीने में ट्रेजरी नहीं भेजा तो प्रशासनिक विभाग जांच करेगा। और बकाया दावे अगर डीडीओ ने 1 साल में नहीं भेजे तो उसकी जांच एचओडी करेंगे। मतलब हर मामले में देरी होने पर जांच का स्तर बढ़ जाता है और देरी का वाजिब कारण बताना पड़ता है। इसमें एक बात और है, ये नियम गैर सरकारी दावों पर भी लागू होता है। यथानुपात लिखा है। जी, उपनियम 3 यही कहता है। यथानुपात मतलब जरूरी बदलावों के साथ। सिद्धांत वही रहेंगे, बस गैर सरकारी दावे के हिसाब से जरूरी बदलाव कर दिए जाएंगे। तो ये नियम 178 एक तरह से देरी को हैंडल करने का मैकेनिज्म है, लेकिन जांच के साथ। बिल्कुल, ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। समझ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नियम 179
रेट्रोस्पेक्टिव सैंक्शन यानी पिछली तारीख से मंजूरी, क्या ये संभव है? सामान्य तौर पर नहीं। नियम 179 का उपनियम 1 कहता है कि ऐसा केवल खास परिस्थितियों में और वो भी वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही हो सकता है। और अगर ऐसी मंजूरी मिल जाए तो समय सीमा कब से गिनी जाएगी? उपनियम 2 कहता है कि समय सीमा उस तारीख से गिनी जाएगी जो आदेश में लिखी है, ना कि जिस तारीख को आदेश जारी हुआ है। ठीक है। अगला नियम 180 पीएफ एडवांस या निकासी की मंजूरी के लैप्स होने के बारे में है। ये मंजूरी कब तक वैलिड रहती है? नियम 180 के अनुसार ये मंजूरी जारी होने की तारीख से 3 महीने तक वैलिड रहती है। अगर 3 महीने में पैसा नहीं निकाला तो मंजूरी लैप्स हो जाएगी, जब तक उसे रिन्यू न कराया जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर निकासी किश्तों में होनी है तो ये नियम लागू नहीं होता। और नियम 181 रोकी गई वेतन वृद्धि विथहेल्ड इंक्रीमेंट की देय तिथि के बारे में है। जी, ये कहता है कि अगर इंक्रीमेंट रोकने का आदेश उसकी ड्यू डेट से पहले नहीं आया है तो क्लेम की 1 साल की अवधि ड्यू डेट से ही गिनी जाएगी। बस रोकी गई अवधि को हटा दिया जाएगा। चलिए, अब दावों से हटकर राजस्व वापसी यानी रिफंड ऑफ रेवेन्यू पर आते हैं। नियम 182 और 183। नियम 182 तो बस ये कहता है कि वापसी की मंजूरी निर्धारित तरीके से होगी। असली प्रक्रिया नियम 183 में है। तो क्या प्रक्रिया है नियम 183 में? इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, मंजूरी बिल पर ही दी जा सकती है या अलग से। दूसरी, वापसी से पहले ये देखना जरूरी है कि पैसा वाकई जमा हुआ था और मूल रिकॉर्ड में वापसी का नोट लगाना है, ताकि दोबारा भुगतान न हो जाए। बिल्कुल। तीसरी, अगर राजस्व वसूला ही नहीं गया यानी छूट दी गई तो वो वापसी नहीं, मांग में कमी मानी जाएगी। चौथी, वापसी को खर्च नहीं मानते। और पांचवी, अगर पैसा गलत हेड में जमा हुआ था तो वापसी का आदेश वही विभाग देगा जिससे पैसा संबंधित था। ठीक है, ये तो हुई राजस्व वापसी की बात। अब एक अलग विषय, नियम 184 कर्मचारी की संपत्ति के आकस्मिक नुकसान का मुआवजा, क्या ये मिलता है? नियम 184 इस पर काफी सख्त है। सामान्यतः नहीं मिलता, चाहे नुकसान प्राकृतिक आपदा से हो या ड्यूटी पर हो या सरकारी क्वार्टर में हो। मतलब सामान्यतः कोई मुआवजा नहीं? जी नहीं, सिवाय वित्त विभाग की विशेष मंजूरी के, जो शायद बहुत ही दुर्लभ मामलों में मिलती होगी। चलिए, अब अगले भाग पर आते हैं, प्रतिभूति जमा यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। नियम 185 उन कर्मचारियों के बारे में है जो कैश संभालते हैं। जी हाँ, नियम 185 एक कहता है कि जो कर्मचारी नकद लेन देन करते हैं उन्हें एक निर्धारित राशि की सिक्योरिटी देनी होगी जब तक कि सरकार ने छूट ना दी हो। राशि किस आधार पर तय होती है? उपनियम 2 के अनुसार ये वास्तव में संभाली जाने वाली नकदी पर आधारित होगी। अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट इसमें नहीं गिने जाते। और अगर कोई अस्थायी रूप से ये काम कर रहा हो, ऑफिशिएटिंग, उसे भी पूरी सिक्योरिटी देनी होगी। लेकिन उपनियम 3 में विभाग को थोड़ी छूट देने का अधिकार है अगर जरूरत छोटी अवधि 4 महीने से कम के लिए हो, कर्मचारी स्थायी या अर्धस्थायी हो और कोई जोखिम ना हो। ये छूट की शर्तें परीक्षा के लिए जरूरी हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये सिक्योरिटी कब तक रखी जाती है? नियम 186? नियम 186 कहता है कि कर्मचारी के पद छोड़ने के बाद भी कम से कम 6 महीने तक या जब तक विभाग जरूरी समझे इसे रखा जाना चाहिए। ठीक है। नियम 187 लेखा रिकॉर्ड के विनाश यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में है। ये सीधा है। ये कहता है कि रिकॉर्ड नष्ट करने की वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो राज्य सरकार में सामान्यतः लागू होती है। चलिए, अब आते हैं भाग F पर, आकस्मिक और विविध व्यय, नियम 188। उपनियम 1 कहता है कि डीडीओ सक्षम अधिकारी की मंजूरी से बजट के अंदर आकस्मिक खर्चों के लिए पैसा निकाल सकता है, पर याद रहे वेतन या वेतन वृद्धि आकस्मिक खर्च में नहीं डाल सकते। और नियम 189 आकस्मिक कामों के लिए एडवांस लेने के बारे में है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल नियम है। कार्यालय प्रमुख किसी कर्मचारी को सामान खरीदने, सेवा लेने आदि के लिए एडवांस दे सकता है अगर खर्चा परमानेंट एडवांस से ज्यादा हो और काम पोस्टपेड न हो सके। एडवांस लेने के बाद हिसाब कब तक देना होता है? उपनियम 3 यहाँ बहुत सख्त है। एडवांस लेने के 15 दिनों के अंदर एडजस्टमेंट बिल और बचा हुआ पैसा जमा करना होगा। 15 दिन? ये तो काफी कम समय है। जी,
कम लगता है, इसलिए समय पर हिसाब देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वेतन से वसूली हो सकती है। और हाँ, सामान्यतः एक एडवांस का हिसाब दिए बिना दूसरा नहीं मिलता। ये 15 दिन वाली बात याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अध्याय के अंतिम भाग अन्य विविध प्रावधानों पर आते हैं। नियम 190 इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस। ये बस एक सिद्धांत है कि अगर एक विभाग का फैसला दूसरे को प्रभावित कर सकता है तो आपस में सलाह जरूर करनी चाहिए। समन्वय के लिए ये जरूरी है। नियम 191 वित्तीय प्रकृति के विभागीय विनियमों के बारे में। हाँ, ये कहता है कि कोई भी विभागीय नियम जिसका वित्तीय असर हो वो वित्त विभाग द्वारा या उसकी सहमति से ही बनेगा। ठीक है। नियम 192 उद्योग विभाग की शक्तियों के बारे में, खरीद और इन्वेंट्री को लेकर। जी, ये उद्योग विभाग के स्टोर नियंत्रक को अधिकार देता है कि वो सरकार से सलाह करके खरीद और स्टोर प्रबंधन के लिए विस्तृत निर्देश जारी कर सकता है। और नियम 193 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। ये एक तरह का इनेबलिंग क्लॉज है। अगर इन नियमों को लागू करने में कोई दिक्कत आए तो उसे निर्धारित तरीके से निपटाया जाएगा। और आखिर में नियम 194 निरसन और बचाव, रिपील एंड सेविंग्स। ये क्या कहता? ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपनियम 1 पुराने HPFR 1971 और बजट मैनुअल 1971 को निरस्त करता है, मतलब खत्म करता है। और बचाव खंड, सेविंग्स क्लॉज। हाँ, उपनियम 2 कहता है कि पुराने नियमों के तहत जारी फॉर्म, आदेश वगैरह तब तक लागू रहेंगे जब तक नए नियमों के तहत उन्हें बदला ना जाए, बशर्ते वो नए नियमों के खिलाफ ना हो। और पुराने नियमों के तहत की गई कार्रवाई भी वैध मानी जाएगी। ये निरंतरता सुनिश्चित करता है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के अध्याय 10 की हमारी विस्तृत चर्चा। हमने नियम 170 से 194 तक कई अहम पहलुओं को समझा। स्थापना, दावों की समय सीमाएं, राजस्व वापसी, सुरक्षा जमा, आकस्मिक खर्च और भी बहुत कुछ। जी हाँ, ये नियम वित्तीय प्रशासन की लीड है और जैसा हमने कहा, परीक्षाओं के लिए इनकी समझ, खास तौर पर समय सीमाओं और प्रक्रियाओं की बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये चर्चा श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। और अब अंत में एक विचारणीय प्रश्न। हमने देखा कि नियमों में प्रक्रियात्मक समय सीमाओं पर काफी जोर है, जैसे दावे जमा करने की सीमा। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सख्त समय सीमाएं सरकारी कामकाज में दक्षता और जवाबदेही के बीच संतुलन को कैसे प्रभावित करती हैं? ये वाकई एक अच्छा सवाल है। क्या ये हमेशा कुशलता लाती हैं या कभी-कभी व्यावहारिक कठिनाइयों को अनदेखा कर देती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहन चर्चा को इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सभी की सराहना करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।